हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएवी कक्षा 5वीं हिंदी भाषा माधुरी का पाठ 14 बुद्धिमान राजा पढ़ेंगे। बुद्धिमान राजा एक कहानी है बच्चों। इस कहानी को पढ़कर हम जानेंगे कि शारीरिक बल से अधिक महत्वपूर्ण बुद्धि का बल है, कि शारीरिक बल से हम सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारी बुद्धि अधिक बलवान है, हमारे पास बुद्धि है, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से बुद्धि का बल अधिक महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से बुद्धि का बल अधिक कार्य करता है। सैकड़ों वर्ष पुरानी बात है, चीन में एक निर्दयी राजा राज्य करता था। हाँ, सैकड़ों मतलब हंड्रेड्स में, 100 साल की बात है कि चीन में एक निर्दयी राजा, कि जिसके हृदय में कोई दया का भाव ना हो, ऐसा एक राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा पर तरह तरह के अत्याचार करता था, मतलब उन पर अलग अलग तरीके से जुल्म करता था। उसके महामंत्री ने उसे राज्य को बढ़ाने की सलाह दी। हाँ, उसके महामंत्री ने उसको क्या सलाह दी कि राज्य को बढ़ाया जाए। और राज्य को किस तरीके से राजा बढ़ाते थे कि दूसरे राज्यों पर आक्रमण करके और उनके धन दौलत को, उनकी जगह को अपने राज्य में मिलाकर। तो उसके महामंत्री ने सलाह दी कि अपने राज्य को बढ़ाया जाए। तो महामंत्री की सलाह राजा को पसंद आई, ठीक लगी, और इसलिए उसने अपनी सेना में बहुत सारे सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी। ठीक है, कुछ ही समय में उसके पास विशाल सेना इकट्ठी हो गई, मतलब बहुत बड़ी सेना उसके पास इकट्ठी हो गई। उसने सेना को आसपास के पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करने का आदेश दिया। हाँ, कि आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं उन पर आक्रमण करे, ताकि उन पर आक्रमण करके उनका जो कोष है, खजाना है, वो अपने में मिला सके और इस प्रकार से अपने राज्य को बढ़ा सके। ठीक है, तो ऐसा उसने आदेश दिया अपनी सेना को कि पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करे। लेकिन विनाश और हिंसा की वजह से, विनाश मतलब कि नुकसान, और हिंसा मतलब लड़ाई झगड़े, उससे बचने के लिए पड़ोसी राजाओं ने बिना लड़े ही हार मान ली, कि उनका कोई विनाश ना हो, कुछ नुकसान ना हो, इसलिए उन्होंने लड़ाई नहीं करी, युद्ध नहीं किया और अपनी हार ही मान ली। उन्होंने विजयी राजा, मतलब चीन का ये जो राजा था, जो जिसको विजय प्राप्त हुई, जो जीत गया, उसको धन और सैनिक उपहार में दिए। ठीक है, तोहफे के रूप में दिए। एक पराजित राजा ने उसे, पराजित मतलब हारे हुए राजा ने उसे भारत के कलिंग प्रदेश की समृद्धि के विषय में बताया, कि भारत का जो कलिंग प्रदेश है वो कितना समृद्ध है, उसके पास कितना धन दौलत है। ठीक है, इसके विषय में एक पराजित राजा ने चीन के इस राजा को बताया। उसने अपनी सेना को भारत की ओर कूच करने का आदेश दिया, मतलब युद्ध के लिए जाने के लिए, आक्रमण करने के लिए उसने आदेश दिया कि भारत की ओर जाए। ठीक है, उसकी सेना नदी नाले समुद्र पार करती, छोटे बड़े राज्यों को रौंदती हुई आज के सिंगापुर तक पहुंच गई। ठीक है, तो उसकी सेना ये सब पार करती हुई जो आज के समय का सिंगापुर है वहां तक पहुंच गई। उसने वहां पड़ाव डाल दिए। पड़ाव क्या होता है बच्चों? कि सेना या यात्री दल जहां पर रुक सके, कुछ समय उनके लिए ठहरने का स्थान। ठीक है, तो उन्होंने अपने ठहरने का स्थान वहां पर बना लिया सिंगापुर में। ठीक है, रोक कर वहां नौकाओं, जहाजों तथा अस्त्र शस्त्रों का निर्माण शुरू कर दिया। ठीक है, नौकाओं मतलब नावों, और जहाजों की पानी के जहाज। ठीक है, और अस्त्र शस्त्र हथियारों का निर्माण शुरू कर दिया उस पड़ाव में। भारत के कलिंग प्रदेश के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसने चारों दिशाओं में दूत भेज दिए। ठीक है, कि भारत के कलिंग प्रदेश के बारे में और आसपास की जगह के बारे में उसको सारी जानकारी मिल सके, इसलिए उसने दूत भेज दिए बहुत सारे। अपने दूत कौन होते हैं? जो राजा का संदेश लेकर दूसरी जगह जाते हैं और राजा को संदेश ला के देते हैं, कि इधर उधर की खबरें भी ला कर देते हैं। ठीक है, वो होते थे राजा के दूत। कलिंग के राजा को भी इस आक्रमण के बारे में जानकारी मिली। ठीक है, अब कलिंग के राजा को भी पता चल गया कि चीन का एक राजा उन पर आक्रमण करने वाला है। उस राजा के पास जो थी प्रशिक्षित सेना
थी। प्रशिक्षित का मतलब है कि जो सीखी हुई हो, और सीखी हुई सेना का मतलब कि जिसको अस्त्र शस्त्र चलाने का अच्छे से ज्ञान हो, जिसने ये सीखा हुआ हो, ऐसी सेना थी। मतलब बहुत ही समझदार और जिसको अस्त्र शस्त्र अच्छे से चलाने आते हो, जिन्होंने उसकी पूरी शिक्षा दीक्षा ले रखी हो। अच्छी सैन्य सामग्री थी उसके पास, कलिंग के राजा के पास, ठीक है, कि सैन्य सामग्री भी बहुत थी, और इसके बावजूद भी लेकिन वो जानता था कि उसकी सेना जो थी वो आक्रमणकारी कौन था? चीन का राजा, कि उसके दल से के सामने टिक नहीं पाएगी, क्योंकि चीन की जो सेना थी वो बहुत ही मजबूत थी, ठीक है। उसका राज्य तहस नहस हो जाएगा, ये कलिंग के राजा को पता था कि उसका राज्य भी तहस नहस हो जाएगा। अब बुद्धिमान, साहसी, शूरवीर और स्वाभिमानी था। कौन? ये राजा, ठीक है। उसने बुद्धिमान कौन होता है? जिसकी तीव्र तेज बुद्धि हो, और साहसी मतलब निडर, जो किसी से डरे ना, और शूरवीर मतलब बहादुर, ठीक है। स्वाभिमानी जिसमें अपना अभिमान हो, जो किसी के आगे झुके नहीं, ठीक है। तो ऐसा था ये राजा। कौन? कलिंग का राजा। उसने राज्य के बुद्धिमान व्यक्तियों की एक गुप्त बैठक बुलाई, ठीक है। जो बुद्धिमान मतलब समझदार, इंटेलिजेंट, ऐसे व्यक्तियों की एक गुप्त मतलब चुपके से एक बैठक मतलब मीटिंग बुलाई, ठीक है। सारी स्थिति पर विचार करने के बाद एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, युद्ध सैनिक बल से नहीं बल्कि बुद्धि बल से जीते जाते हैं, ठीक है। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या कहा कि जो युद्ध है वो जरूरी नहीं कि सैनिक बल से, कि दूसरों पर आक्रमण करके और अच्छी सेना हो तो उसके द्वारा ही जीता जा सकता है, बल्कि बुद्धि का बल अत्यंत आवश्यक है, कि बुद्धि बल से जीते जाते हैं, सही बुद्धि का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। ऐसा एक बुद्धिमान व्यक्ति ने राजा को कहा। अब गुप्त सभा में कई दिनों तक विचार विमर्श होता रहा। विचार विमर्श के बाद बुद्धिमान व्यक्तियों ने राजा को एक सुझाव दिया, और वो सुझाव राजा को बहुत पसंद आया। उसने शीघ्र ही मतलब जल्दी ही उस पर काम शुरू कर दिया, वो जो सुझाव दिया गया था। अब वो सुझाव क्या था वो आप कहानी को पढ़ते पढ़ते आगे जानोगे, ठीक है। कुछ दिन बाद एक बड़ी नौका मतलब एक बड़ी सी नाव, नौका मतलब होता है नाव, एक बड़ी सी नाव सिंगापुर तट पर पहुंची। सिंगापुर में वो राजा अपना और सैनिकों सहित पड़ाव डाल के रह रहा था ना, तो वहां पर उसके सैनिक थे। अब तट पर तैनात चीनी सैनिकों ने नौका को पकड़ लिया। हाँ, जो तट पर तैनात थे सैनिक, उन्होंने उस नाव को पकड़ लिया और नौका में सवार व्यक्तियों को बंदी बना लिया। जब उन्हें पता चला कि बंदी व्यक्ति भारतीय हैं, तो उन्हें राज्य के दरबार में पेश किया गया, ठीक है। राजा के सामने लेकर गए। राजा को जब ये पता चला कि पकड़े गए व्यक्ति भारतीय हैं, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो भारत के कलिंग राज्य पर ही आक्रमण करना चाहता था, उसे अपने राज्य में मिलाना चाहता था, और उसे पता चला कि भारतीय लोग मिल गए, तो उसे समझ में आ गया कि ये उसके काम आ सकते हैं। तो इसलिए वो राजा, चीन का जो राजा था, वो बहुत ही खुश हुआ उन व्यक्तियों को बंदी बनाकर, ठीक है बच्चों। किनको बंदी बनाया था? ध्यान से सुनो। जो एक सिंगापुर तट पर एक नाव में कुछ व्यक्ति मिले थे, उनको चीनी राजा के सिपाहियों ने बंदी बना लिया और राजा के सामने पेश किया। राजा बहुत खुश हुआ जब उसको पता चला कि ये सारे व्यक्ति भारतीय हैं, क्योंकि वो भारत के कलिंग पर ही आक्रमण करना चाहता था। तो उसे लगा ये व्यक्ति उसके काम आएंगे, क्योंकि वो भारत के हैं, इसलिए उनको बंदी बना लिया और राजा बहुत खुश हुआ, ठीक है। उसने कड़क आवाज में बंदियों से कहा, भारत जाने की दिशा और सही रास्ता बताओ, ठीक है, कि भारत किस दिशा से जाया जाए उसका सही रास्ता बताओ। वो उसके बंदी थे, तो उसको लगा वो बताएंगे ही बताएंगे, और उसने वैसे ही बड़ी कड़क आवाज में बोला, यदि नहीं बताया तो सिर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। ऐसी धमकी चीन के राजा ने उन भारतीय व्यक्तियों को दी, जिनको उसने बंदी बना लिया था, ठीक है। सभी बंदी वृद्ध थे, मतलब बूढ़े थे। अब जितने भी ये बंदी थे वो सारे के सारे बूढ़े थे। उनमें से एक ने बिना किसी भय के मतलब बिना किसी डर के कहा, महाराज, भारत का रास्ता बताने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है।
आप हमारे प्राण ले लें तो भी हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। इस जन्म में तो हम अपनी जन्मभूमि कभी नहीं देख सकेंगे। अब ऐसा इसका क्या मतलब है कि अपनी जन्मभूमि नहीं देख सके, मतलब भारत को नहीं देख सकेंगे। आइए इसको पढ़ के हम समझते हैं। इतना कहकर वह और उसके साथी जोर जोर से रोने लगे। उनको रोता देखकर राजा सोच में पड़ गया। ठीक है, अब राजा सोच में पड़ गया कि ये रो क्यों रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इस जन्म में हम अपनी जन्मभूमि को देख ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राजा जब उनसे पूछता है कि ऐसा क्यों, कि वो रो क्यों रहे हैं, तो उनमें से एक व्यक्ति क्या कहता है कि हमारा देश यहाँ से बहुत दूर है। ठीक है, कि हमारा देश यहाँ से बहुत दूर है। अपने देश से जब हम सिंगापुर देखने के लिए चले तो हम सब जवान थे, यहाँ पहुँचते पहुँचते हम सब बूढ़े हो गए। हमारे अनेक साथी रास्ते में ही मर गए। ठीक है, अब उन बूढ़े व्यक्तियों में से एक व्यक्ति राजा को कहता है कि हम तो सिंगापुर देखने के लिए आए थे, घूमने के लिए आए थे। ठीक है, अभी वो सिंगापुर में ही पकड़े गए ना, कह रहे हैं हम तो यहाँ घूमने आए थे और जब हम निकले थे अपने देश से तब हम जवान थे और हम पहुंचते पहुंचते बूढ़े हो गए। कहने का मतलब इतने वर्ष हमें यहाँ पहुंचते पहुंचते लग गए। कहने का तात्पर्य कि हमारा देश यहाँ से बहुत ही दूर है और कुछ साथी तो हमारे रास्ते में ही मर गए क्योंकि रास्ता इतना लंबा था। ऐसा इस वृद्ध व्यक्ति ने उस राजा को सिद्ध करने की कोशिश की। वृद्ध ने अपने थैले में से सुइयां निकाली और कहने लगा, जब हम चले तो ये लोहे की छड़ें थी। वर्षों की यात्रा में समुद्री हवा और पानी में गलते गलते ये सुइयां मात्र रह गई। ठीक है, अब वो क्या कहता है, वृद्ध व्यक्ति अपने थैले में से सुइयां निकाल कर कहता है कि जब हम चले तो बड़ी बड़ी लोहे की छड़ें थी और इतने वर्ष हो गए चलते चलते, तो इन वर्षों की यात्रा में समुद्री हवा लगी, कभी पानी लगा और उससे गल गई और अब ये पतली पतली छोटी छोटी सुइयां मात्र रह गई हैं, सुइयां बन गई हैं, जो कि लंबी लंबी और मोटी मोटी लोहे की छड़ें थी। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य इससे वो राजा अंदाजा लगा ले कि उनकी यात्रा कितनी लंबी रही और उनका देश यहाँ से कितनी दूर है। ठीक है, अब इसी के बाद एक दूसरे वृद्ध व्यक्ति ने अपनी टोकरी में से एक सूखा फल निकाला और दिखाते हुए कहा, महाराज देखिए, हम इस फल के बीज यहाँ के राजा को भेंट करने के लिए लेकर आए थे। ठीक है, दूसरा वृद्ध व्यक्ति अपनी टोकरी में से सूखा सा फल निकालता है और कहता है इसके बीज हम यहाँ के राजा, कहाँ के राजा, सिंगापुर के राजा को भेंट करने के लिए लेकर आए थे, लेकिन रास्ते में ही बीज वृक्ष बन गए, फल भी निकल गए और फल भी रास्ते में ही सूख गए। मतलब कितनी लंबी यात्रा रही होगी, कितने वर्षों की यात्रा रही होगी कि बीज बड़े बड़े वृक्ष बन गए, फल निकल गए, फल भी गिर गए और सूख गए। तो इससे भी सिद्ध होता है कि उनका देश कितनी दूर है, कि यात्रा इतनी लंबी रही, जो कि वर्षों में जाकर वो सिंगापुर तक पहुंचे भारत से। ठीक है, राजा ने वृद्ध बंदियों को छोड़ने का आदेश दिया। ठीक है, राजा ने आदेश दिया कि उन वृद्ध बंदियों को छोड़ दिया जाए। उसके बाद उसने अपने सहयोगियों से विचार विमर्श करके कहा, यदि भारत इतनी दूर है तो वहां तक पहुंचते पहुंचते हमारे सैनिक बूढ़े हो जाएंगे, बहुत से रास्ते में ही मर जाएंगे। यदि हम भारत तक पहुंच गए तो वापस लौटते हुए सब मारे जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए हमें अब वापस लौट जाना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर राजा अपना इरादा बदल देता है। वो सोचता है इतनी दूर है अगर भारत यहाँ सिंगापुर से, तो रास्ते में कि वहां तक पहुंचते पहुंचते, भारत तक पहुंचते पहुंचते ही सैनिक बूढ़े हो जाएंगे, कुछ मर जाएंगे। तो इससे बेहतर तो यही होगा कि वो वापस लौट जाएं अपने देश। अब बुद्धिमान व्यक्तियों के सुझाव से कलिंग बच गया। वो बुद्धिमान व्यक्ति कौन थे? कलिंग के राजा के राज्य के कुछ लोग जो कि बुद्धिमान थे, उन्होंने ही राजा को ऐसा सुझाव दिया था। उन्होंने ही राजा को कहा था कि नौका पर सुइयां, पके फल और 60 वर्ष से ऊपर के वृद्धों को सिंगापुर भेजा जाए। तो इससे पता चलता है, साबित होता है कि सच ही है
बुद्धि बल से बड़ा कोई बल नहीं। अगर हमारी बुद्धि बलवान है तो हम कुछ भी जीत सकते हैं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ शरीर के बल से हम सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और इससे सीख भी मिली होगी कि हमें बुद्धि के बल को अधिक महत्व देना चाहिए और बुद्धि पर काम करना चाहिए, बुद्धि के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। और अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।